Hello, my dear curious fellows and my dear students. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 7 दिसंबर 2025 को JKAS का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी मेरा मकसद है जो JKSSB के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब आप कहेंगे कि केस का क्वेश्चन है, ये नहीं, उधर लिखा होता है कि भाई जो केस में जो आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में वो आपको 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन हमें JKSSB में भी साइंस में पूछता है और पूछा जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये नहीं है कि बस मैं आंसर देख लिया कि बस इसका आंसर ही आ गया। हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि हर कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जाता है। यहां पे माय डियर क्यूरियस फेलोज आप देखो, यहां पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए जो है यहां पे क्या बताता है, ये बताता है असर्शन ए बोलता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन द लाइटर वन। बोलता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो लाइटर वन से जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में जल्दी नीचे गिरते हैं। क्या ये करेक्ट है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके कहने का मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। अब देखो आपने आई थिंक जो है आपने अगर 9th में अच्छे तरीके से जो है साइंस पढ़ी होगी तो ग्रेविटेशन का वहां पे एक चैप्टर है। अगर आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो 11th के फिजिक्स में ग्रेविटेशन का चैप्टर है। अब देखो वहां पे लिखा क्या है, वहां पे लिखा है, देखो कौन ठीक है कौन गलत है या दोनों ठीक है, नीचे स्टेटमेंट में लिखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखो, पहला क्या बताता है, असर्शन ए क्या बताता है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन द लाइटर वन। कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यानी जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइटर वन ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जल्दी नीचे गिर जाते हैं। नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। वो क्या होता है, न्यूटन और गैलीलियो जो साइंटिस्ट है, गैलीलियो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया जब आप वैक्यूम में जाओगे जहां पे कोई हवा नहीं है, यहां पे जो हमें जब आप वैक्यूम में जाओगे जहां पे कोई हवा नहीं है, जहां पे कोई भी हवा नहीं है, जब एटमॉस्फेयर से हम ऊपर चले जाएंगे तो फिर जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे आप ऊपर से कोई भी चीज फेंकोगे, एक होगी लाइटर जिसका मास कम होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। वो सेम स्पीड के साथ जो है वो नीचे गिरेंगे और वो जो है एक चीज नीचे हम मतलब उनको हम गिराएंगे तो सेम टाइम पे वो नीचे जो है सेम टाइम पे नीचे दोनों पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट कहां पे ठीक है, अब हमें पता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी गिरता है लाइटर वन से, लेकिन कहां, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जब हम अगर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम कोई चीजें दो नीचे गिराते हैं, एक होगी हैवियर एक होगी लाइटर। अब जो हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे गिर जाता है लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्यों? लाइटर ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है हैवियर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से? एयर की रेजिस्टेंस की वजह से। एयर उसको रिकॉर्ड करती है, दैट इज व्हाई हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो आहिस्ता से नीचे गिरेगा और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से जो है इसके मुकाबले में नीचे गिरता है। इसका मतलब है एयर के एब्सेंस में यानी एयर की गैर मौजूदगी में लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट है सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। लेकिन एयर के प्रेजेंस में अगर हवा मौजूद होगी, हम जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे क्या होगा, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसको टाइम लगता है नीचे आने में, जबकि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो जो है लाइट उसको एयर का रेजिस्टेंस उस पे कम ही काम करता है, जिसकी वजह से वो जो है लाइटर ऑब्जेक्ट के केस में हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे गिर जाता है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एंड गैलीलियो की जो लॉ है वो ये बताती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड द फास्टर ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम टाइम, वो एक ही सेम टाइम में नीचे गिरेंगे। ठीक है ना, ये नहीं है कि हैवियर ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाएगा नीचे और जो है ये लाइटर बाद में, नहीं, वो वैक्यूम में जो है बराबरी जो है वो एट द सेम वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आएंगे।
हाँ, जब एयर की मौजूदगी में जो है यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस जो कि ज्यादा काम करता है किस पे, लाइटर ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से लाइटर ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम देता है नीचे गिरने में, किसके कंपैरिजन में, हैवियर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसका मतलब है वैक्यूम के केस में तो ये तो गलत हो, ये तो बोलता है हैवियर ऑब्जेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता है लाइटर, लेकिन वैक्यूम के केस में तो ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास गलत हो गया। ठीक है, अब ये बताता है दूसरा पॉइंट, क्या बताता है, दूसरा पॉइंट ये बताता है रीजन ऑफ acceleration due to gravity is independent of the mass of the object। ये बताता है कि acceleration due to gravity जो होती है वो mass of the object पे डिपेंड नहीं होता है। किसके mass of the object पे, मतलब बोलता है जो acceleration due to gravity है वो falling object के mass पे डिपेंड नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों, क्योंकि देखो acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M, it is called universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10 raised power minus 11 nm square kg minus raised power minus 2। This is the value of universal gravitational constant। ये g क्या है, ये acceleration due to gravity किसके बराबर होता है, g m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। अब ये m है, ये तो मास है, लेकिन ये मास फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ये मास प्लैनेट का मास है। ये मास हमारे अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का मास होगा, और ये r क्या होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के मास पे, प्लैनेट के मास पे डिपेंड होती है, बल्कि यहाँ पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं होती है। इधर तो फार्मूले में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही बता रहा है ऑप्शन बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब है डिपेंड नहीं होता है कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है ये सही है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन मेरा गलत है और बी ऑप्शन मेरा सही है। थैंक यू।